तो जब टिकटॉक की ये जो न्यूज़ आई कि बैन कर दिया गया, उस टाइम पे आपको कैसे झटका कैसा लगा आपको? मेरे से ज़्यादा लोगों को झटका लगा। उनका ये कहना था कि अब तो टिकटॉक बैन हो गया, अब क्या करोगे, मतलब ताना मारना वगैरह। उन्हें ये नहीं समझ में आता था कि मैं स्पेशली टिकटॉक के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। कैसे ख्याल आया कि इस लाइन में मुझे जाना चाहिए और इसमें कैरियर बना सकते हैं? पहले डांस ही आया, डांस सीखा, फिर जब सोशल मीडिया पे टिकटॉक आया तो टिकटॉक से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। इसी में रहूँगा और इसके अलावा मुझसे कुछ और होने वाला भी नहीं है। विकी जॉन, थोड़ा वो विकी जॉन जैसे बोलते थे ना बचपन में, तो मैं बोलता था कमिंग विकी एंड जॉन ऐसा करके। जैसे कि अभी हनी सिंह का एक गाना आया है, भोजपुरी में गाना आया है, जिसका लाइन बहुत ही गंदा, मेनियाक सॉन्ग है और उसका मीनिंग बहुत डबल मीनिंग है और बहुत ही गंदा मीनिंग है। वो गर्व कर रहे हैं कि हनी सिंह ने बिहार वो भोजपुरी में गाना गाया। वो लाइन नहीं देख रहे कि उसने लाइन क्या गाया है। फेसबुक पे कितना भी अच्छा कंटेंट देखते हो सर्च करके, मैटर नहीं करता है, आपके फीड में वो वीडियोस जरूर आएंगी जो 7-8 साल के बच्चे गंदे गंदे गाली देते वीडियो बनाते हैं। ये लोगों का मन बन चुका है कि मैं गाली दूंगा फेमस हो जाऊंगा। की नानी है, उसका जीवन पानी है, मछली है। टिकटॉक भले ही कहने को बैन हो गया, टिकटॉक इंस्टाग्राम से बहुत ही ज्यादा साफ सुथरा था। तो स्टोरी के बारे में बताइए कि कैसे ये लव जो है परवान चढ़ा और कैसे आप शादी तक पहुंचे। पहले तो इतना पता था कि मौत पे किसी का कंट्रोल नहीं है, फिर पता चला कि मौत और मोहब्बत दो चीजों पे लोगों का बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। ऐसी एक जगह बताइए जहाँ पे हर लोगों को जाना चाहिए एक बार कम से कम। केदारनाथ, लेकिन बिना मोबाइल के। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है, आप किसी को फॉलो करते? अब ना मुद्दा ऐसा चल जाता है कि मैं लोगों से इंस्पायर होना छोड़ दिया, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो लोग दिखते हैं एक्चुअल में वो है नहीं। लाइफ है तो लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, हम परेशान होते हैं, कई बार उस परेशानी को हम झेल नहीं पाते, डिप्रेशन में चले जाते हैं। कभी ऐसा फेस आया लाइफ में? मेरे लाइफ में अगर डिप्रेशन आता ना या फिर कोई ऐसा फेज आता तो आई थिंक आज मैं किसी और ऊंचे मुकाम पे होता। अब जो मेरे लाइफ में जो भी परिवर्तन होता है उसमें मेरे प्रेमानंद बाबा जी का बहुत ही बड़ा हाथ है। लाइफ में कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ इंटरेस्टिंग जो लोगों को नहीं पता है? एक इंसिडेंस हुआ था जो अभी भी बहुत लोगों को नहीं पता है कि मैं 3-4 दिन तक अय्यापुर थाने में था। तो आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ एक बेहद स्पेशल गेस्ट विकी जॉन हमारे साथ हैं, जो एक फेमस इन्फ्लुएंसर है। बहुत बहुत स्वागत है विकी आपका। धन्यवाद। तो एज वी नो कि आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, और कैसे ख्याल आया कि इस लाइन में मुझे जाना चाहिए और इसमें कैरियर बना सकते हैं? डांस का शौक मुझे बचपन से ही था जी। तो डांस का ही शौक था, पहले डांस ही आया। कहीं भी बारात वगैरह मोहल्ले में आए, किसी का भी बारात हो फर्क नहीं पड़ता था, पाँव थिरकने लगते थे, जाके नाचने लगना है। तो सबसे पहले डांस ही आया, डांस सीखा, फिर जब सोशल मीडिया पे टिकटॉक आया तो टिकटॉक से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। टिकटॉक पे बहुत नेम फेम मिला, फिर टिकटॉक चला गया, फिर उसके बाद इंस्टाग्राम आया। तो अब लगता है कि मैं इसी में रहूँगा और इसके अलावा मुझसे कुछ और होने वाला भी नहीं है। तो शादी वादी में खूब नाचते थे, मतलब गाना अगर सुनाई दे दिया तो मतलब डांस? मतलब किसी की भी शादी हो, बाराती आए, बाराती निकले, मुझे चले जाना है और उसमें बीच में घुस के बस डांस करने लगना है। अच्छा, कोई कहता था कि नागिन डांस भी कर दो? नहीं, वो मेरे मन के ऊपर है, जैसा म्यूजिक हुआ वैसा बस डांस करने लगना है। तो जैसे कि आपने बताया कि उस टाइम पे टिकटॉक था, जब आपने स्टार्ट किया उस टाइम पे टिकटॉक बहुत चल रहा था और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर उस टाइम पे एक्टिव थे टिकटॉक पर, और आई थिंक आपके 4 लाख के आसपास 4.5 मिलियन थे आपके, बहुत बड़ा फॉलोअर्स का वहाँ पर वो था आपके पास। और अचानक से हमें पता चला कि टिकटॉक को बैन कर दिया गया है। तो जब टिकटॉक की ये जो न्यूज़ आई कि बैन कर दिया गया, उस टाइम पे आपको कैसे झटका कैसा लगा आपको? झटका मुझे नहीं लगा, क्योंकि मेरे से ज्यादा लोगों को झटका लगा जो मेरे अपने हैं या फिर मजाक बनाने वाले भी है। अच्छा। उनका ये कहना था कि अब तो टिकटॉक बैन हो गया, अब क्या करोगे, मतलब ताना मारना वगैरह। उन्हें ये नहीं समझ में आता था कि मैं स्पेशली टिकटॉक के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, या टिकटॉक मेरे लाइफ में नहीं है कि टिकटॉक नहीं रहेगा तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। टिकटॉक गया, वो देश के लिए बात थी। अब देश के लिए कोई बात आती है तो उसका सपोर्ट करना हमें बनता है। टिकटॉक चला गया, इंस्टाग्राम भी चला जाएगा, कुछ भी चला जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जीना छोड़ देंगे या हम अपना टैलेंट दिखाना छोड़ देंगे। हमारे पास बहुत से जरिए, हमें अपना टैलेंट दिखाना है, हम कहीं से भी दिखा सकते हैं, किसी एक प्लेटफॉर्म पे हम डिपेंड नहीं हो सकते। सही बात है कि आपसे टैलेंट कोई नहीं ले जा सकता है, प्लेटफॉर्म जरूर ले जा सकता है, और बहुत सारे तो प्लेटफॉर्म आते जाते रहते ही हैं। अभी इंस्टाग्राम पे
टिकटॉक होने के बाद सब शिफ्ट हुए इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम पे जब स्टार्ट किया आपने तो उस टाइम पे कैसे मतलब चैलेंजेस को आपने लिया कि यहाँ पर फिर से आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो वो चैलेंजेस कैसा था आपके लिए? इंस्टाग्राम पे चैलेंज ज़्यादा था क्योंकि टिकटॉक के ज़्यादातर जो फॉलोअर्स थे या फिर टिकटॉक यूजर्स जो थे वो ना गांव कस्बे वगैरह के ज़्यादा जुड़े हुए थे। तो मैं माँ वाली वीडियोस बनाया करता था, तो गांव के लोग अक्सर होते हैं कि वो माँ बाप से ज़्यादा जुड़े होते हैं, अपने गांव से ज़्यादा जुड़े होते हैं, तो हर वीडियो माँ वाली जो मैं बनाता था वो सारी वीडियो मिलियंस में जाती थी। यहाँ पर जब मैंने माँ वाली वीडियो पापा वाली वीडियो बनाना स्टार्ट किया कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, क्योंकि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ही अलग है, इंस्टाग्राम का ट्रेंड ही अलग है। बिल्कुल। इंस्टाग्राम टिकटॉक भले ही कहने को बैन हो गया, लेकिन टिकटॉक इंस्टाग्राम से बहुत ही ज्यादा साफ सुथरा था। अच्छा, बहुत ही ज्यादा कंटेंट के मामले में या फिर वहां पे लोग ज्यादा स्ट्रगल भी करते थे। अब यहाँ पे एक ये लोगों का मन बन चुका है कि मैं गाली दूंगा फेमस हो जाऊंगा। लोग जो पहले गाली नहीं भी देते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं अच्छे वीडियोस बनाते हैं, अच्छे वीडियोस बनाना स्टार्ट करते हैं, फिर एकाएक उनके किसी वीडियो में कुछ गाली टाइप होता है, उनके मन में ये भी चलता रहता है, मैं पर्सनल बता रहा हूँ, कुछ लोगों को जानता हूँ, उनके मन में ये चलता रहता है कि मैंने शायद ये वीडियो गलत बना दिया, डिलीट कर दूं क्या। जब तक वो डिलीट करने जाते तब तक वो देखते कि उनकी वीडियो वायरल हो चुकी है सिर्फ और सिर्फ गाली की वजह से, वहां से उनका फिर रास्ता ही चेंज हो जाता है। सही बात है कि जहाँ पर भी हमने देखा है कि जैसे जैसे पहले इंस्टाग्राम भी बहुत साफ सुथरा था जब स्टार्टिंग में था, लेकिन जैसे जैसे उस पर लोग बढ़ते गए, इन्फ्लुएंसर्स बढ़ते गए और क्रिएटर्स बढ़ते गए, वैसे वैसे जो है कि वो अलग रूप लेने लगा, और अब है कि वो अनकंट्रोलेबल है, कुछ भी हो रहा है उस पर। और सबसे मुझे दुख ये होता है ना कि आजकल क्या है ना कि हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, लेकिन उसमें कोई गाइडलाइंस तय नहीं है, ये कंटेंट 18+ को देखना चाहिए या फिर बच्चे को देखना चाहिए। हमारे घर में भी बच्चे हैं, और जैसे कि अभी हनी सिंह का एक गाना आया है, भोजपुरी में गाना आया है जिसका लाइन बहुत ही गंदा मैनियाक सॉन्ग है, और उसका मीनिंग बहुत डबल मीनिंग है और बहुत ही गंदा मीनिंग है अगर हम समझे तो, लेकिन बच्चे वो नहीं समझ पाते हैं, लेकिन बच्चे वो गुनगुना रहे हैं। बच्चे नहीं, हमारे यहाँ बड़े भी नहीं समझ पाते हैं। वो गर्व कर रहे हैं कि हनी सिंह ने बिहार वो भोजपुरी में गाना गाया, वो लाइन नहीं देख रहे कि उसने लाइन क्या गाया है, वो गर्व कर रहे हैं कि मैं बिहार से हूँ, वाह हनी पाजी ने भोजपुरी में गाना गाया है। इस पे किसी का नजर नहीं जाता है। भोजपुरी जिस चीज के लिए जाना जाता है उसी को उठाकर वहां पर उसको परोस दिया गया है। और खास करके मेरा ये कंसर्न था कि बच्चे लोग जो उनको पता नहीं है वो गा रहे हैं, हम तो टोक भी देते हैं कि ये गलत चीज़ है, इसको नहीं गाओ, लेकिन बहुत खुल के उनको ये चीज़ें नहीं बता सकते क्योंकि वो अनजान है। तो बेहतर है कि वो ना जाने इस चीज़ों को। और लेकिन आपको लगता है कि गवर्नमेंट को इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस तय हों कि बच्चों तक ये चीज़ें ना पहुँचे? गवर्नमेंट ने जैसे टिकटॉक पे ध्यान दिया, ठीक वैसे ही उन्हें इंस्टाग्राम पे या फिर कोई भी सोशल मीडिया हो उस पर काम करना चाहिए। मैं स्पेशली अपने बिहार की बात आपको बता रहा हूँ। अभी 7 साल 8 साल के बच्चे फेसबुक जब आप स्क्रॉल करोगे ना, आप अपने फेसबुक पर कितना भी अच्छा कंटेंट देखते हो सर्च करके, मैटर नहीं करता है, आपके फीड में वो वीडियोस जरूर आएंगी जो 7-8 साल के बच्चे गंदे गंदे गाली देते वीडियो बनाते हैं। लोकल एरिया, अपने शहर का ले लो, आप पटना का ले लो, किसी भी शहर का ले लो, पूरे बिहार का मैं बात कर रहा हूँ। छोटे छोटे बच्चे वीडियो में गाली देते हैं, पापा के साथ गलत व्यवहार वाली वीडियो, पापा को गाली देना, और उस वीडियोस का व्यू होता है 150 मिलियन 100 मिलियन व्यूज की वजह से उसे और आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो हम जैसे कि बात कर रहे थे इंस्टाग्राम की, और इंस्टाग्राम पे आपको जब टिकटॉक बैन हुआ आप इंस्टाग्राम पे आए, तो कैसे समझ में आया आपको कि मुझे आपका कंटेंट चेंज हुआ? आप बता रहे थे कि पहले मैं मदर वाले वीडियोस ज़्यादा बनाता था, इमोशनल वीडियोस बनाता था, लेकिन इंस्टाग्राम पे वो नहीं चला। तो कैसे समझ में आया कि ये नहीं चलने वाला और मुझे किसी और चीज़ पर वर्क करना पड़ेगा, कोई और कंटेंट लेकर आना पड़ेगा? और वो कंटेंट क्या था आपका? मेरा शुरू से एक ही मुद्दा है कि कंटेंट कितना भी चेंज हो, साफ सुथरा कंटेंट रहेगा। मैं थोड़ा कम फेमस रहूँगा, थोड़ा कम पैसे कमाऊँगा, लेकिन कंटेंट साफ सुथरा ऐसा कंटेंट रहेगा जो मेरी पूरी फैमिली, दूसरों की फैमिली एक साथ बैठ के देख सके। इसका मुद्दा ये है कि मेरी बहन जो है, मेरे जितने भी वीडियो हो, अगर टिकटॉक इंस्टाग्राम पे मेरे अगर 1000 वीडियो है तो हजारों वीडियो पे उसके लाइक्स होंगे, वो हजारों वीडियो को स्टेटस पे लगाती है। मैं आज शूट करता हूँ, शाम को जाऊंगा, मम्मी मेरा मोबाइल लेगी, चेक करेगी, बोलेगी आज क्या क्या वीडियो बनाए दिखाओ। अगर मैं गलत वीडियो बनाने लगूंगा, मैं अपनी मम्मी को ही नहीं दिखा पाऊंगा, मेरी बहन स्टेटस नहीं लगाएगी। सही बात।
तो फिर मुझे ये काम करना ही नहीं है कि मेरी मम्मी मेरा वीडियो देखने से कतराए या फिर मेरी बहन मेरा वीडियो स्टेटस लगाने से शर्माए। तो मुझे साफ सुथरा वीडियो बनाना था, तो मैंने कॉमेडी स्टार्ट किया। और जब मेरी शादी हो गई, शादी से पहले भी लगभग मैं माँ वाली वीडियोस बनाता था। तो उससे पहले जो भी लड़की थी मेरे टीम में, तो उन्हें मैं बताता कि तुम्हें ऐसे बोलना है माँ के बारे में कि माँ को छोड़ दो, फिर मैं तुम्हें समझाऊंगा कि नहीं मैं माँ को नहीं छोड़ सकता हूँ वगैरह, तो चलता था। जब शादी होके जो लड़की मेरे पास आई तो उन्हें मैंने बोला कि ऐसा ऐसा कंटेंट है आपको बनाना है। वो बोली मैं ऐसा क्यों बनाऊंगी, मैं क्यों मम्मी को छोड़ने के लिए बोलूंगी, लोग क्या सोचेंगे कि मैं ऐसी हूँ। बोले लोग नहीं सोचेंगे, वो बोली लोग सोचेंगे, लोग वही देखते, लोग विलन को विलन समझते, हीरो को हीरो। तो वो बिल्कुल तैयार नहीं हुई, उसने ये बोला कि ठीक है एक काम करो, आप बोलो कि मम्मी को छोड़ोगे और मैं बोलूंगी कि नहीं नहीं छोड़ूंगी। तो वहां से मेरा चेंज हो गया कि ये कंटेंट नहीं बन पाया। फिर मैं हस्बैंड वाइफ मिलकर कॉमेडी वीडियोस बनाने लगा और बहुत अच्छा लगता है कि उस कंटेंट को बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो भी बॉलीवुड के स्टार हैं, खासकर रितेश देशमुख और वो दोनों कपल ज्यादातर फॉलो करते हैं मेरे साउंड को। वो लोग रील्स बनाते हैं आपके sounds को लगातार use हमारे करके। साउंड पे बनाते हैं। बड़ी बात है। तो आप बता ही रहे थे कि आपकी वाइफ भी है, आपके साथ इन्फ्लुएंसर है, वो भी वीडियो बनाती है, क्रिएटर है वो। तो पहले भी आप शादी से पहले उनके साथ वीडियो बनाते थे? नहीं बिल्कुल नहीं, वो इस फील्ड की थी नहीं। अच्छा, तो कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ? आपकी लव स्टोरी है, तो स्टोरी के बारे में बताइए कि कैसे ये लव जो है परवान चढ़ा और कैसे आप शादी तक पहुंचे। लोगों ने बहुत ताना मारा कि माँ बाप के ऊपर आप वीडियो बनाते हो, माँ बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लोगों को ज्ञान देते हो कि माँ बाप के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, बावजूद इसके आपने भाग कर शादी की। अच्छा, तो मुझे बहुत देर से समझ में आया। पहले तो इतना पता था कि मौत पे किसी का कंट्रोल नहीं है, फिर पता चला कि मौत और मोहब्बत दो चीज़ों पे लोगों का बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। बड़ी बात कही आपने, मौत और मोहब्बत पे कंट्रोल नहीं है। जब तक मैं इनसे नहीं मिला था तब तक मैं वो बंदा था कि मुझे लाइफ में शादी करनी ही नहीं है, अपना लाइफ जीना है, कभी बहुत साल बाद पहाड़ पे चले जाना है, महादेव के पास रहना है, ऐसा बंदा था। मिली, पहली नज़र गलती से देखा और देख के एकाएक फीलिंग आई कि अच्छा आज के ज़माने भी ऐसी लड़की होती है। मतलब वो मंदिर जा रही थी दुर्गा पूजा के टाइम पूजा करने, और फिर हमारी बातें हुई, बातें होने लगी, बहुत साल तक रिलेशन चला। फिर मैंने देखा कि वो लड़की पीछे नहीं हटी, तो मैं अपना कदम पीछे कैसे हटाऊं। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उनके पापा के खिलाफ नहीं जाऊं। हमने यहाँ तक ये भी सोच लिया था कि आज के बाद हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, माँ बाप के खिलाफ नहीं जाना है। फिर हमसे खुद कंट्रोल नहीं हो पाया, हम बिना बात किए नहीं रह पाए। हम सोचे कि कॉल करके एक बार देख लेते हैं कहीं वो किस हाल में है नहीं है। करते करते फिर एक ऐसा सिचुएशन आया, सब होता चला गया। और बहुत दिन तक मैं अपने आप को इस चीज के लिए कोसते रहा कि मैंने उनके पापा के खिलाफ जाकर शादी कर ली, पापा के खिलाफ जाकर शादी कर ली। फिर जब मन बहुत विचलित हुआ, बहुत बेचैन रहने लगा, तब मैं भगवान के शरण में गया, पढ़ने लगा, महाभारत पढ़ने लगा, रामायण पढ़ने लगा, भागवत कथा पढ़ने लगा। फिर मुझे समझ में आया कि मैंने जो किया वो पाप है नहीं, वो तो एक्चुअल में पुण्य है। आप किसी से प्यार करते हो, प्यार करके छोड़ देना पाप है, प्यार करके निभाना पाप नहीं है। तो फिर मुझे समझ में आया कि मैंने जो किया है वो पुण्य किया है, पाप नहीं किया है, और मैं इससे बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तो क्या बैरियर आ रहे थे, क्यों उनके पापा तैयार नहीं थे? एक तो हम बिहार से हैं। हाँ, वो बिहार में अपने बच्चों से पहले समाज को देखा जाता है। आज भी उनके पापा उनसे इतना प्यार करते हैं कि उनसे अगर बातें हो फोन पे तो इधर ये रोने लगेंगी, उधर वो रोने लगेंगे। बावजूद उसके वो बात नहीं करते इस वजह से कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, समाज ये बोलेगा कि अच्छा मान गया, बेटी से बात करने लगे वगैरह वगैरह। बीच में समाज आता है, अहंकार आता है। हम अपनों से ज्यादा समाज को वैल्यू देते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। बहुत कुछ सोचने लगते हैं कि बातें बनेंगी, चार लोग क्या कहेंगे, तो इस वजह से जो हम अपने सुख की चीज़ें हैं उसको भी त्याग देते हैं। तो फिर आपने कन्विंस किया कि आप क्रिएटर बनिए, आप उनके साथ वीडियो बनाइए। तो शुरुआत में उनकी एक्टिंग स्किल तो आपकी तरह उतनी स्ट्रांग नहीं रही होगी, तो क्या आप उनको सिखाते थे कैसे कि ऐसे करना है, ये चीज़ है, डायलॉग डिलीवरी ऐसे करनी है? वो स्टडी लाइन की थी, यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, पढ़ना था उन्हें। मैंने बुक्स वगैरह ला के दे दिया, उन्हें बोला जहाँ भी आपको पढ़ना है, अगर दिल्ली में रह के पढ़ना है, जो भी करना है कर दूंगा। तो थोड़ा सा होता है, लड़कों में ज़्यादा होता है लेकिन लड़कियों में थोड़ा सा जलन तो होता है। तो उन्हें ये पता था कि मेरी वीडियोस तो बनेंगी, किसी न किसी लड़की के साथ जरूर बनेगी। तो वो थोड़ा सा आया कि जब
मैं लाइफ पार्टनर हूँ तो वीडियो पार्टनर भी मैं ही बन जाऊंगी। अच्छा। तो फिर उन्होंने पूरा खुल के सपोर्ट किया और सीखना पड़ा। मैं भी आज भी मैं सीख ही रहा हूँ, ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया हूँ। आज भी हम दोनों साथ में कर रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं। और सिर्फ उन्होंने मुझसे नहीं सीखा, मैं भी उनसे बहुत चीजें सीखता हूँ। जैसे कि कोई कंटेंट बताया तो मैं लड़कों के बारे में ज्यादा जानता हूँ, मैं लड़का हूँ इसलिए। तो कोई कंटेंट बता दो तो बोलती नहीं, लड़की ऐसा नहीं सोचती है, लड़की ऐसा सोचती है। तो दोनों मिलके बहुत ही अच्छे से हम लाइफ पार्टनर भी है, वीडियो पार्टनर भी है, और दोनों एक दूसरे से सीखते रहते हैं, साथ में काम भी करते हैं। बहुत अच्छा है। अच्छा, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है, आप किसी को फॉलो करते हैं या इंस्पायर होते हैं उनसे कि इस तरीके के इनसे कुछ सीखूं मैं? सर पहले मैं बहुत लोगों से इंस्पायर हुआ करता था। अब ना मुद्दा ऐसा ऐसा चल जाता है कि मैं लोगों से इंस्पायर होना छोड़ दिया, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो लोग दिखते हैं एक्चुअल में वो है नहीं। हाल में ही बहुत सारे केस हुए हैं, जैसे कि लोग अपने पॉडकास्ट में बुला रहे थे ऐसे ऐसे ज्ञानी को, महारथी को, जो धर्म पे बातें करते हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान, और जब रियल लाइफ में उनको देखा गया किसी शो में तो बहुत ही गलत बातें निकल कर आई जी। कि जो बंदा अपने माँ बाप के बारे में कुछ अभद्र बोल सकता है, रणबीर इलाहाबादिया की बात जो कर भी रहे हैं हो, मैं डायरेक्ट किसी का नाम नहीं, तो सिर्फ अकेला वही इंसान नहीं है, बहुत कोई है जो सोशल मीडिया पे दिखता कुछ और है लेकिन एक्चुअल में कुछ और है। तो मैंने इंस्पायर होना छोड़ दिया है। मैं जिनको पर्सनली जान लेता हूँ, चाहे उनका कंटेंट कैसा भी हो, जो भी हो, पर्सनली जान लेता हूँ, ये दिल के अच्छे हैं, मैं उनसे इंस्पायर होता हूँ। और जो भी इंस्पायर होने वाले लोग हैं मेरे जान पहचान के, मेरे नज़र में, वो सारे मुंबई के ही हैं। अच्छा। जो कि DID के डांसर्स भी है, बहुत कोई है, बहुत ही अलग लेवल के, मुझसे बहुत ही ऊंचे लेवल के वो लोग। आप DID में ऑडिशन दिए थे? नहीं, मैंने किसी भी चीज में ऑडिशन नहीं दिया अच्छा। अभी तक। मुझे कहीं जाना ही नहीं था, मुझे अभी भी कहीं जाना ही नहीं है। मुझे 2 वक्त की रोटी खानी है, घर में रहना है, बिहार में रहना है, मम्मी पापा के साथ रहना है, बस बात खत्म। इससे ज्यादा कोई सपना नहीं है मेरा, कोई मोह नहीं है कि मुझे बड़ी बिल्डिंग चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए। नहीं तो हर दिन इंस्टाग्राम से लोग लाखों कमाते हैं। इंस्टाग्राम पैसा नहीं देता, लेकिन उस पर प्रमोशन करके लोग लाखों कमाते हैं। कैसे? सिर्फ और सिर्फ बेटिंग ऐप और गेमिंग ऐप से। अच्छा। मैं बेटिंग ऐप और गेमिंग ऐप तक का प्रमोशन नहीं करता हूँ। एक रील के वो 40,000 50,000 देने को तैयार होते 15 सेकंड की वीडियो के, मैं वो भी नहीं करता हूँ। मैं बहुत धर्म से जुड़ा हूँ, बहुत ही ज्यादा जुड़ा हूँ। मैं सट्टेबाजी कभी प्रमोट नहीं करता। सट्टेबाजी आज भारत में एक ऐसा है, आपने बोला सिर्फ ये इंस्टाग्राम बैन होने को, वीडियो बैन होने को, सट्टेबाजी ऐसा ऐसा ऐप है जो आधे बॉलीवुड को खरीद चुका है, सही बात। क्रिकेटर्स को खरीद चुका है। अभी भी लोग पैसे देने के लिए तैयार है। अभी इंस्टाग्राम में मैसेज पड़े होंगे, कम से कम 40-50 मैसेज पड़े होंगे, जो लोग बोलते हैं कि प्रमोशन करना है ऐसे ऐसे, बस एक वीडियो डालनी है, वो भी 1 वीक के लिए। 1 वीक में आप डिलीट कर सकते हो वीडियो। मैंने लाइफ में पहली बार एक किया था ट्रेडिंग का, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, मुझे लगा ट्रेडिंग अच्छी चीजें होती है, तो मैंने कर दिया। एक बंदे का मैसेज आया कि भैया मैंने आप पे विश्वास करके मैंने पैसा लगाया, मेरा 2,000 रुपया लॉस हो गया। फिर मुझे पता चला, मैंने जाना ट्रेडिंग के बारे में, मुझे लगा ये जिनको नहीं पता उनके लिए ये चीजें है ही नहीं। मैंने उस बंदे को अपने पॉकेट से पैसे दिए और उस दिन से कसम खा ली कि ना मैं गेमिंग करूंगा, ना मैं ट्रेडिंग करूंगा, और ना ही ये बेटिंग ऐप प्रमोट करूंगा। और मैं आज कुछ भी प्रमोट नहीं करता हूँ। इंस्टाग्राम पे तो ब्रांड प्रमोशन से पैसे आते हैं, जब टिकटॉक था तो उस पर सोर्स क्या था मनी का आने का? टिकटॉक पे ज़्यादातर इवेंट वगैरह थे, अपने बिहार में स्पेशली, कि आप इवेंट में जाओ, लोग इवेंट में बुलाते हैं, आपको पैसे देते हैं, लेकिन पैसा मैटर नहीं करता है। आज भी फेस वैल्यू मैटर करता है। टिकटॉक पे जो मेरा फेस वैल्यू बना, उसकी वजह से लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया। इंस्टाग्राम पैसे नहीं देता है, लेकिन इंस्टाग्राम की वजह से कल को मैं यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियो बनाना स्टार्ट करूंगा, तो उस फेस वैल्यू की वजह से मुझे यूट्यूब पे फायदा मिलेगा। आपके बाद जितने भी इन्फ्लुएंसर आए वो वीडियोस बनाते थे, इंस्टाग्राम पे हो या फिर यूट्यूब पे हो, और अब देख रहे हैं कि धीरे धीरे वो वेब सीरीज़ और फिल्मों तक पहुंच गए। तो आपको किसी ने टच किया इस तरीके से, या फिर आपके माइंड में ये ख्याल आया कि मैं भी वेब सीरीज़ बनाऊं? और सर 2 बोतल रखी है, एक शराब की, एक दूध वाली बोतल। अब डिपेंड करता है कि कौन शराब की बोतल पिएगा और कौन दूध की बोतल पिएगा। मैं दूध वालों में से हूँ। अच्छा। मेरा कंटेंट है साफ सुथरा कंटेंट। आप जिनकी भी बातें कर रहे हो, अगर आप उस बंदे की बात करोगे जो मेरे टाइप का कंटेंट बनाता हो और वो आगे बढ़ा, मुझे बहुत खुशी मिलती है। लेकिन जिनका लेवल ही अलग है, जिस वीडियो को मैं फैमिली के साथ नहीं देख सकता हूँ, उससे मैं खुद को कभी कंपेयर नहीं करूंगा, कभी नहीं।
मेरा उठना बैठना ऐसे ऐसे लोगों के साथ है। मैं स्कूल, एक ही स्कूल है ग्रैंड व्यू जहाँ मैं जाता हूँ, वहाँ 90% गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बच्चे पढ़ते हैं। उनका डिसिप्लिन, उनका रहना, मैं जब जाता हूँ तो उनका प्रणाम करने का तरीका ऐसे भी नहीं है कि प्रणाम सर, वो दोनों हाथ से पैर को छू के ऐसे प्रणाम करते हैं, ठीक है। वो मुझे रिस्पेक्ट देते हैं, उनकी फैमिली रिस्पेक्ट देती है। मेरे जो भी फॉलोअर्स है, रास्ते में मैं जब जाता हूँ तो जो भी फॉलोअर्स है, बच्चियां हैं, बच्ची की माँ है, अंकल है, दादा है, दादी है, सभी है। और ये सब बस इस वजह से है क्योंकि मैं साफ सुथरा कंटेंट बनाता हूँ, और इस चीज को मैं खत्म नहीं करूंगा। और बात है कि लोग वेब सीरीज बनाने लगे, ये बनाने लगे, जो भी बनाने लगे, मैं फिर बता रहा हूँ मेरे अंदर वो मोह है ही नहीं। वरना मैं गारंटी देता हूँ कि गाली गलौज वाली वीडियो मैं बनाना स्टार्ट करूंगा, लोगों को सिर्फ गाली के नाम पे, माँ की गाली आप दे दो, लोग उसको कॉमेडी का नाम देते हैं और उस पर मिलियन व्यूज आ जाते हैं गारंटी के साथ। लेकिन मुझे वो नहीं करना है, और मुझे उस ऊंचाई पे नहीं जाना है, वो करके उस ऊंचाई पे जाना ही नहीं है। तो मतलब कि आप उस तरफ दिमाग ही नहीं लगा अपना कि मुझे यही करना है, और जो कर रहे हैं आप वही करना चाहते हैं, और चाहे जितना भी स्ट्रगल हो, अपने लाइफ को एक लिमिटेड आपने बना लिया है, उसी तरीके से आप करना चाहते हैं। कोई इन्फ्लुएंसर आपसे मदद भी मांगते हैं कि भैया हेल्प कर दीजिए? सर मुंह खोल के जो भी मदद मांगता है मैं उसके लिए तैयार रहता हूँ। जैसे आप ही के पॉडकास्ट में एक दीपक आया था, दीपक सूरी, जो कि जिसका काम मुझे बहुत अच्छा लगता है और लगा था, तो मैंने बोला था, वो उसने मुझसे बातें की, भैया मेरे साथ एक वीडियो बनाइए। मैंने उसका एड्रेस पूछा, लोकेशन पूछा, मैंने बोला तुम्हें आने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद उसके पास गया, उसके साथ घूमा, उसके बारे में जाना, और बहुत ही अच्छा बंदा है, मैं उसको फॉलो भी करता हूँ और मैंने उसका हेल्प किया। ऐसे जो भी लोग हैं जो ऑफलाइन, जरूरी नहीं कि ऑनलाइन, ऑफलाइन जो भी मदद मांगते हैं, जिन्हें कुछ सीखना हो, मैं जाता हूँ उनके पास, उन्हें बताता हूँ। आप डांस टीचर भी हैं जी। तो कैसे ये सोचा कि आपने कि स्कूल में जाकर मैं डांस सिखाऊं, या फिर किसी डांस क्लास को भी आपने ज्वाइन किया था? डांस क्लास को मैंने ज्वाइन किया था मुजफ्फरपुर में ही मैंने सीखा। रॉकस्टार डांस एकेडमी थी, मैंने वहाँ से सीखा, और बहुत जगह जाकर, फिर दिल्ली जाकर, नेपाल जाकर, जहाँ कोर्स वगैरह हुआ करते थे, किया करता था। तो डांस का ही पैशन मेरे अंदर पहले से था, और बहुत सारे स्कूल वगैरह में डांस सिखाया करता था मैं। लेकिन डांस एक लिमिट हो गया था कि डांस क्लास खोल लिया तो टाइमिंग हो गई, डिसिप्लिन हो गया, इतने टाइम में खोलना है, इतने टाइम में बंद करना है। जैसे सरकारी नौकरी होती है या कोई प्राइवेट जॉब भी होता है, तो वो 8 घंटे वाला जॉब मुझे करना नहीं था, तो मैंने पहले डांस क्लास बंद किया, स्कूल वगैरह में जाना बंद कर दिया। तो सारा डांस स्कूल तो मैंने छोड़ दिया। एक स्कूल है ग्रैंड व्यू जिसने मुझे छोड़ा ही नहीं आज तक। अच्छा। मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, वहां से मेरी इनकम आती रहती है, मेरी सैलरी आती रहती है, और एनुअल के टाइम में मुझे वहां प्रेजेंट होना होता है और उनका एनुअल फंक्शन करवाना होता है। तो मैंने सबको छोड़ दिया, लेकिन उस स्कूल ने ही मुझे नहीं छोड़ा है, और ना कभी छूटेगा। वो घर हो गया मेरा, परिवार हो गया वो स्कूल मेरा। बिहेवियर की वजह से? बिल्कुल। वहाँ के जो सर है, वहाँ के जो भी टीचर्स है, स्टाफ से, सिर्फ मैं ही नहीं, वहाँ खाना बनाने वाले से लेकर, स्टाफ से लेकर, झाड़ू लगाने वाले तक, जो स्कूल में पहली बार आए थे वही आज तक है 10 साल से। और बच्चों का कैसा है आपके साथ? बच्चों का मैं बताया तो, मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि वो मॉडर्न जमाने का हॉस्टल है, मुझे लगता है कि वो गुरुकुल है। मुझे लगता है मैं त्रेता युग के किसी गुरुकुल में हूँ। बच्चों का जो बिहेवियर है, प्रणाम करने का तरीका से लेकर हो, बात करने का तरीका से लेकर हो, अगर आप उससे कुछ ऊंची आवाज में बोल दो तो वो आपसे नज़र तक नहीं मिलाएंगे, नज़र भी झुका लेंगे आपके सामने। तो इस वजह से मैं वहाँ जुड़ गया हूँ, और खाली टाइम में मन भी नहीं लगता है तो मैं वहीं जाके टाइम स्पेंड करता हूँ। बहुत कुछ वहाँ सीखने को भी मुझे मिलता है, ऐसा लगता है मैं फिर से स्कूल जा रहा हूँ और फिर से बहुत कुछ सीख रहा हूँ। और वो लोग कभी आइडियाज़ देते हैं कि भैया इस? बिल्कुल। वहाँ के जो एमडी हैं मिस्टर सुधांशु सर, वो हमेशा आइडिया देते रहते हैं। वो हमेशा मुझे बोलते रहते हैं आप तैयार होइए, जब भी तैयार होइए हम यूट्यूब स्टार्ट करते हैं, आपके लेवल का ये स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल कोई गलत तरीके का नहीं बनाएंगे। स्कूल के रेपुटेशन को देखकर, आपकी रेपुटेशन को देखकर, बिल्कुल दोनों को नज़र में रखते हुए हम उसी लेवल पे काम करेंगे, और हो सकता है हम बहुत जल्द यूट्यूब पे आएंगे, साफ सुथरे कंटेंट के साथ ही जल्दी आएंगे। तो मतलब आप यूट्यूब पर आने वाले हैं, और लेकिन अभी कंटेंट डिसाइड आपका नहीं हुआ है, लेकिन आगे आप देख रहे हैं कुछ ना कुछ आएगा? बिल्कुल। चलिए, कॉमेडी तरह की वीडियो भी हो सकती है? कॉमेडी रहेगी, और कॉमेडी के साथ हर वीडियो में एक सोशल मैसेज होगा ही। कभी ये नहीं ख्याल आया कि जो आप पहले करते थे एक बार फिर से कहीं वो ट्राई करें? क्योंकि मदर वाला जो इमोशन होता है बहुत कनेक्टिंग होता है, और हर कोई अपने माँ से तो कनेक्ट होता है। माँ वाली वीडियो में बनाने के लिए आज भी तैयार हूँ। मेरी वाइफ जो है वो विलन बनने को तैयार नहीं है। जरूरी है कि उनको विलन ही बनाना है? नहीं, फिल्में तभी चलती है ना, विलन जब तक फिल्म में नहीं होगा हीरो दिखेगा नहीं।
तो उनका यही कहना है कि मैं ऐसी नहीं हूं तो मैं ये बनाऊंगी ही नहीं, ऐसे भी वरना लोग मुझे समझेंगे। लोग कोई अगर गलत वीडियो बनाते तो लोग जैसे घुस के गाली देते, वो मुझे गाली देंगे और उनको लगेगा कि मैं ऐसी ही हूं, तो मुझे ये नहीं करना। कमेंट में आने लगेंगे कि बिल्कुल आने लगेगा। और समाज में भी ऐसा एक नजर है कि सास और जो है कि बहू का उतना नहीं बनता है, नहीं बनता। मारपीट मतलब झगड़ा लड़ाई होती रहती है उस और तरीके इस से। बात को लोग सीरियस ले लेंगे, जो कि हाँ। वो बिल्कुल नहीं चाहते। और इन्फ्लुएंस भी हो जाएंगे कि ये लोग कर रहे हैं तो हम क्यों ना भाई करें। इन्फ्लुएंसर्स का काम ही होता है लोगों को इन्फ्लुएंस बिल्कुल। करना, और हम लोग वैसा करेंगे तो लोग देख के कहीं और न करने लगे। तो हमारा यही काम है कि हम दोनों साफ सुथरा वीडियो बनाते हैं, घर पे रहते हैं, मम्मी पापा के पास रहते हैं, सास ससुर के साथ कैसे मम्मी पापा वाला व्यवहार करना है, लोग हमसे बस यही सीखे और कुछ ना सीखे। अच्छा, शादी पर एक चीज़ मैं पूछना भूल गया कि आपने उस तरफ की बात बताई, आपके पेरेंट्स का क्या रुख था उस? मेरे पेरेंट्स हमेशा से जो काम सही है उसके लिए तैयार थे। जब ये डिसाइड हो गया कि हमें करना है, तो मैंने किसी से नहीं, बाहरी किसी से पहले नहीं पूछा। मैंने अपने पापा से पूछा और भैया से पूछा। भैया से पूछा, भैया ने एक ही बात बोला, लड़की अगर तैयार है तो उसको मत छोड़ो। पापा से पूछा, पापा क्या करें, गांव जा रहे हैं उनको लाना है, लेकर आना है। पापा ने एक ही बात कही, लड़की अगर तैयार होगी तो लेकर आना, छोड़ना मत किसी भी हाल में। और लड़की अगर तैयार नहीं होगी तो अपने तरफ से कुछ जिद मत करना। तो पापा की मैंने बातें सुनी। पापा ने बोला उसके बाद तुम ले आओ, क्या करना है कैसे करना है, हम लोग हैं साथ में। पूरा सपोर्ट किया, मेरे पूरे खानदान ने सपोर्ट किया, मेरे जो भी दोस्त यार हैं, मेरे जूनियर्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, सबने सपोर्ट किया। और फिर आज हम एक साथ हैं और बहुत ही खुशी से। चलिए, अच्छी बात है, आपकी जोड़ी ऐसी सलामत रहे, आगे बढ़ती रहे। जैसे कि लाइफ है तो लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, हम परेशान होते हैं, कई बार उस परेशानी को हम झेल नहीं पाते, डिप्रेशन में चले जाते हैं। कभी ऐसा फेस आया लाइफ में? मेरे लाइफ में अगर डिप्रेशन आता ना, या फिर कोई ऐसा फेज आता, तो आई थिंक आज मैं किसी और ऊंचे मुकाम पे होता। मेरे लाइफ में लोग ही इतने अच्छे अच्छे मिल गए ना कि मुझे कभी कभी उन पे ही गुस्सा आता है कि इतने अच्छे अच्छे लोग मिल गए, शायद इसी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाया क्या। लड़की मिली, शादी करने को तैयार हो गई, ब्रेकअप नहीं हुआ। ब्रेकअप होता तो शायद मैं भी, जैसे लोग जिम जाने लगते हैं, मैं भी चला जाता और सोचने लगता कि मुझे अब लाइफ में ये करना है वो करना है। नहीं, दोस्त ऐसे मिले जिनसे मैंने ऐसे ऐसे सिचुएशन में, जब मैं अपना एटीएम कार्ड तक यूज नहीं कर पाया था शादी के वक्त, कि नहीं एटीएम कार्ड भी नहीं यूज करना है, मोबाइल भी नहीं यूज करना है, लाके पैसे मेरे सामने रख दिए कैश, लो खर्च करो, क्या करना है कैसे करना है करो, रहना है यहाँ रहना है, लो ये पूरा होटल है, 1 महीने के लिए तुम्हारे पास है, लो। पापा मिल गए, हाँ तुमको इससे शादी करना है, ठीक है हम हैं तैयार हैं। भैया ऐसे मिले, भैया की शादी हो चुकी है। अक्सर लोग कहते हैं कि शादी के बाद भाई बदल जाता है, भैया मेरे ऐसे हैं आज भी। मैं कहीं भी जाऊं, भैया को कॉल लगाना है, भैया मुझे यहाँ जाना है, कितने लोग हो, कैसे जाना है, कैसे जा रहे हो, मेरे पूरी सेफ्टी का ख्याल मेरे भैया रखते हैं। कैसे जाना है, कैसे आना है, किस चीज से जाना है, वो सब कुछ वही देखते हैं। तो मेरे लाइफ में इतने अच्छे अच्छे लोग मिले हैं कि मुझे नाराज होने का मौका ही नहीं मिला। मुझे वो गुस्सा जो अंदर से आना चाहिए कि अब मुझे लाइफ में कुछ करना है, करके दिखाना है, मौका ही नहीं मिला, इसलिए ज्यादा तरक्की नहीं कर पाया। ये पहली बार सुन रहा हूँ कि बहुत अच्छे लोग मिले इसलिए तरक्की नहीं। हाँ, निगेटिव लोग नहीं मिले इसलिए मैं कम तरक्की किया, सही बात है। तो अब चाहते हैं कि कुछ नेगेटिव लोग मिले कि शायद मिलता तो डिप्रेशन में मैं भी जाता और होता कि हाँ अब कुछ करना है, लेकिन नहीं मिला। और बात यह है कि अच्छे लोग मिले तो मोह कम है लाइफ में, मोह नहीं है, किसी चीज का मोह नहीं है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। क्योंकि जितनी जिंदगी अभी तक मैंने अपने मम्मी पापा के साथ, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ बिता लिया, आज के डेट में कोई नहीं बिता पाता है। आप हो या कोई भी हो, आप बहुत अच्छे हो, मम्मी पापा से प्यार भी करते हो, फिर भी काम एक ऐसा चीज है और भूख ऐसी चीज है, पैसा ऐसा चीज है जिसकी वजह से आपको मम्मी पापा को छोड़ के बाहर जाना ही पड़ता है। खास करके हम बिहारियों को तो जाना ही पड़ता है। मेरे मम्मी पापा आज भी मुझसे कुछ नहीं मांगते हैं, घर पे रहो खाओ कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं मांगते, कुछ नहीं, नजर के सामने रहो बस। वो खुश है, बोलते जब हम चले जाएंगे अपनी जिंदगी कैसे काटना है तुम देखना, अभी मेरे साथ हो, हम खुश है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको उनसे। बाकी जो पिता होते उनकी तरह ये नहीं कि तुमको ये करना ही है। तो पापा बोलते हैं कभी कभी, पापा इसलिए बोलते हैं कि हर पिता का सपना होता है कि मेरा बेटा गाड़ियों में घूमे, ये करे वो करे, लेकिन मुझे गाड़ी में नहीं, मुझे दुनिया घूमना है। और दुनिया हम वो गाड़ी में नहीं घूम सकते हैं। जैसे कि लोग सोचते हैं कि ये पैसा कमाया तो कहाँ गया पैसा। मैं अभी तक पूरा साउथ घूम चुका हूँ। मैं दिल्ली चला जाता हूँ, जब मन किया मुंबई चला गया, जब मन किया हरियाणा चला गया, साउथ चला गया, साउथ घूमने लगा। दुनिया का जितना मंदिर है ना, खासकर भारत में जितने भी मंदिर है, मैं चाहता हूँ सब घूम लूँ।
और वो मैं गाड़ी में बैठ के या चार दीवारी में बैठ के नहीं घूम सकता हूँ। तो मुझे घूमना है, तो मेरे पास जो भी पैसे आए हैं वो खर्च हुए हैं घूमने में, और वो भी मंदिर घूमने में। मंदिर घूमना है, जाना है, स्टे करना है, वहाँ शांति मिलती है, बैठना है, आराम करना है, फिर वहाँ से घर वापस आना है, फिर वापस मंदिर पे चले जाना है। शादी के बाद ये हो पाता है कि घूमने जा सकते हैं? बिल्कुल, शादी अब नहीं, एक पहले होता रहे कि कहीं भी घूम लें, वो पैसे का उतना टेंशन नहीं होता, ट्रेन में, बस में, या फिर किसी से लिफ्ट लेके चले गए। पैसे का टेंशन अभी भी नहीं है, क्योंकि लाइफ पार्टनर जब आपको समझने वाली मिल जाती है। पहले मुझे ऐसा लगता था ना, मैं वीडियोस बनाया करता था कि लड़की अच्छी नहीं होती है, गर्लफ्रेंड को छोड़ो, माँ के पास चलो। हाँ। तो मेरे नजर में भी वो था कि लड़कियां ऐसी होती है, क्योंकि सोशल मीडिया पे मैं वैसा ही देखा करता था। अगल बगल भी बहुत लोगों को झगड़ते देखा, कभी जिसको मन किया माँ को निकाल दिया, पापा को निकाल दिया। तो मुझे लगा दुनिया ऐसी ही है, मैं ही सिर्फ अच्छा हूँ शायद, मैं ऐसा सोचता था। फिर मुझे जो मिली तो फिर मुझे लगा नहीं, सिर्फ माँ ही पूजने की चीज नहीं है, आपकी लाइफ पार्टनर भी ऐसी मिल जाती है जिसे आप पूज सकते हो। और मैं उन्हें पूजता हूँ, मैं उन्हें मुंह पे नहीं बोलूँ, पीछे में बोलता हूँ, दोस्तों को बोलता हूँ, फैमिली को बोलता हूँ कि वो देवी है। अगर आप बोलोगे कि लाखों लोगों के बीच में उन्हें खड़ा करके उन्हें पूजो, मैं उनकी आरती उतारने को तैयार हूँ। तो जब लाइफ पार्टनर आपके पास समझदार मिल जाती है ना, तो वो देख लेती है कि मेरे जो हस्बैंड है, मेरा जो लाइफ पार्टनर है, क्या है, कितना है, मुझे कैसे इनके साथ जीवन बिताना है। अगर मैं बोल दूं कि सुनिए मैं यहाँ चलता हूँ, आज यहाँ चलते हैं, ऐसा प्लान कर रहे हैं, बड़ा पार्टी करते वगैरह वगैरह, उनको पता है कि कंडीशन क्या है, नहीं है। वो ये नहीं बोलेगी कि नहीं आपके पास ये नहीं है या फिर इतना खर्च करने की जरूरत नहीं है। वो ये बोलेगी कि नहीं मेरा मन नहीं है, बिल्कुल मन नहीं है, घर पे ही रहते हैं ना, दाल चावल खाते हैं। अच्छा, ये सक्सेसफुल लव स्टोरी है, इस वजह से आपकी ये सोच बन चुकी है। बिल्कुल। जिनकी नहीं, या फिर अगर आपकी जो गर्लफ्रेंड थी शादी से पहले, अगर वो मना कर देती कि नहीं पापा तैयार नहीं है, मैं आगे नहीं बढ़ सकती, तो क्या ये सोच अभी भी वही रहती? शायद सोच बदल जाती, लेकिन अगर सिर्फ इस वजह से अगर वो बोलती कि पापा नहीं मान रहे हैं, तो ये भी कोई गलत बात नहीं हुई। वो आ गई मेरे पास, मैंने भी लव मैरिज कर लिया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई अपने पेरेंट्स की वजह से अगर प्यार करके शादी नहीं कर पा रहे, तो ये भी गलत नहीं है। क्योंकि जैसे वो मेरे बिना नहीं रह पाई, हो सकता है बहुत लोग ऐसे हैं जो माँ बाप को नहीं छोड़ पाते होंगे, हम भी नहीं छोड़ पाते। हमारा डिसीजन 1 घंटे में हुआ था, 1 घंटे में डिसीजन हुआ, हम गए, मिले और आए। हम अगर ज्यादा टाइम देते तो ना वो कर पाती, ना मैं कर पाता, ना मैं उन्हें कह पाता कि आप अपने पापा से दूर जाओ, और ना वो जा पाती। डिसीजन 1 घंटे में हुआ। उसके बाद लगातार हम भी रोते रहे, 1 महीने तक हमारा कंडीशन खराब चला, बहुत ही तड़पते रहे, रोते रहे कि हमने ऐसा क्यों कर दिया। मैं भी उनके पापा के लिए रोता था कि ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे, वो भी रोती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे समझ में आया, बहुत दुनिया देखी, पता चला अगर अरेंज मैरिज भी होती है, आजकल के माँ बाप जो भी हैं, बेटी की शादी हो जाती है, मैंने बहुत जगह देखा, सबको नहीं बोल रहा हूँ, भूल जाते। एक फॉर्मेलिटी है कि शादी हुई, बेटी गई, बात खत्म है। बेटी जब घर पे आती है, 1 महीने अगर रह जाती है, बेटी का माँ से झगड़ा होने लगता है, पापा से कुछ विवाद हो जाता है, भाई बहन में झगड़ा होने लगता है। तो मैरिज सब वही है, और हर मैरिज में लव होना जरूरी है। सब तो लव मैरिज ही है, अरेंज मैरिज है उसमें लव है ही नहीं, तो फिर काय का मैरिज। अच्छा, अब घर वालों से विरोध करके आपने शादी की उनके घर वालों से, तो थोड़ी देर के लिए आपको दूर जाना पड़ा होगा, अपने घर वालों से छुपना पड़ा होगा, है ना? तो वो क्या स्ट्रगल था, कैसे, कितना चैलेंजिंग था वो? चैलेंजिंग था, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि साफ सुथरा कंटेंट, जो मैं आपको बताया कि साफ सुथरा कंटेंट बनाने की वजह से मेरे ऐसे ऐसे लोग बने हैं लाइफ में। मेरी उम्र से दोगुने लोग मेरे दोस्त हैं, 45 साल 50 साल के लोग मेरे दोस्त हैं, जो कि मुझे दोस्त कहते हैं। बोलते नहीं नहीं तू भाई नहीं, छोटा दोस्त है मेरा। भाई को तो थप्पड़ मारते, भाई के साथ हम घूमते नहीं, तू दोस्त है मेरा, मेरे साथ घूम। बाहर की मैं बात बता रहा हूँ, दिल्ली वाले जो भी है। अब दिल्ली गए थे? हाँ, यहाँ से जब अभी भी मैं जाता हूँ, जब यहाँ मन नहीं लगता यहाँ से जाता हूँ। नहीं, जब ये शादी और हाँ, शादी के लिए मैं यहाँ से पहले यूपी गया। अच्छा। यूपी से गुड़गांव गया, गुड़गांव से राजस्थान गया। राजस्थान में मैं, एक भैया है सुनील भैया, उनके पास रहा, उन्होंने ही सब कुछ करवाया। इससे पहले मैं सुनील भैया से बस 1 बार मिला हूँ, 1 बार मिला। वो मेरी वीडियोस पसंद करते थे, वो मैं उनसे 1 बार मिला। मैंने उन्हें अपनी बहन की शादी में इनवाइट किया, 1 बार में ही हमारा लगाव हो गया। मैंने उन्हें रिस्पेक्ट किया, इज्जत दिया अपनी बहन की शादी में। ऐसा हो गया कि उन्होंने बोला कि विक्की तुम राजस्थान आओ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, और उन्होंने सब कुछ किया। बड़ी बात है। और ये भी है कि हर जगह पर आपके जो फॉलोअर्स हैं मौजूद हैं, दुनिया, भारत के तो हर कोने में है ही। मैं भारत के किसी भी कोने में, मुंबई चला जाता हूँ, वहाँ मेरा एक दोस्त बैठा है राजेश, बहुत ही बिजी रहता है, क्योंकि वो बॉलीवुड में फोटोग्राफर है
वीडियोग्राफर है बॉलीवुड में। वो अभी उसकी एक मूवी भी आने वाली है बड़े पर्दे पे, लट्टू की बिजली, जो कि बहुत ही अच्छी मूवी आने वाली है। उस टाइप की मूवी ऑस्कर्स में जाती है। धीरू सर डायरेक्टर है उनके। तो फिर भी मैं यहाँ से जाऊं, उसका पूरा टाइम मुझे देना है। वो 24 घंटे मेरे साथ रहेगा जब तक मैं अपने घर पे नहीं आ जाऊं। जैसे एक पेरेंट्स होते हैं ना, कॉल करके पूछना, हाँ बैठ गए गाड़ी में, कहाँ हो, फ्लाइट में चले गए, पहुंच गए। जब तक मैं घर पे नहीं आ जाऊं तब तक वो कॉल करते रहता है, जैसे बीवी की तरह या फिर पिता की तरह या फिर बड़े भाई की तरह। ऐसे दोस्त है मेरे। बहुत अच्छी बात है कि बहुत ऐसे कम लोग को ऐसे लोग मिलते हैं, और आपने बताया भी कि इसी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाए हैं। हाँ, इसी वजह से इन्हीं लोगों को आप कह रहे हैं कि इतनी सहायता कर दे कि फिर ख्याल ही नहीं आया कि मुझे ज़रूरत क्या है किसी चीज़ की। हालांकि ये भी एक धन है, लोग जीवन में यही धन है। हाँ इसी चीज़ के लिए तो जीते हैं, यही धन है। ये मिल जाए तो फिर किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। सही बात है। आप कहते हैं कि मैं घूमता हूँ बहुत जगह पर और ख़ास करके मंदिरों में जाता हूँ। सबसे बेस्ट जगह और बहुत शांतिपूर्ण, दिमाग को ठंडक मिल जाए, सारी चीज़ें भूल जाए, ऐसी एक जगह बताइए जहाँ पे हर लोगों को जाना चाहिए एक बार कम से कम। सर, महादेव का कोई भी जगह जहाँ पे भोलेनाथ बसे हैं, खासकर केदारनाथ, लेकिन बिना मोबाइल के। मैं जब मंदिर जाता हूँ तो मेरा काम वीडियो बनाना भी है और मैं भगवान से मिलने भी जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं मोबाइल को पॉकेट में डालता हूँ, अकेला जा रहा हूँ या वाइफ के साथ जा रहा हूँ, पॉकेट में मोबाइल को डालता हूँ, पहले जाता हूँ, अंदर घूमता हूँ, बाबा से बातें करता हूँ, दर्शन कर, मांगता कुछ नहीं हूँ मैं बाबा से, भोलेनाथ से कभी कुछ नहीं मांगता हूँ, बातें करता हूँ। जैसे मैं अपने पापा से मिला, दोस्तों से मिला, क्या कैसे हो, खुश हो, ये वो, तो मैं बातें करता हूँ, क्या कैसे हैं आप, खुश हैं, खाना खा लिया वगैरह। तो मेरा यही काम है, मैं बातें करता हूँ, अपनी खुशी उन्हें बताता हूँ, उनकी खुशी मतलब माइंड में ऐसा चलता है कि वो मुझे रिप्लाई कर रहे हैं, बातें होती है। बिना मोबाइल का जाता हूँ, मोबाइल पॉकेट में रहता है, साइलेंट रहता है। जब सारा कुछ हो जाता है कि मैंने भगवान से मिल लिया, बातें कर ली, उसके बाद लगता है कि हाँ अब जो कंटेंट बनाना है, फिर मैं कंटेंट के हिसाब से अपना वीडियो शूट करता हूँ। तो मेरा बेस्ट प्लेस तो केदारनाथ है। और भोलेनाथ के अलावे आप साउथ के किसी भी लोकेशन पे चले जाओ, क्योंकि साउथ का जो मंदिर है ना, हमारे यहाँ जो मंदिर होते हैं कहीं पे जहाँ पे बताया जाता है यहाँ पे भगवान बसते थे या फिर शिवलिंग था, जो भी था, उसके बाद उसको अच्छे तरीके से मॉडिफाई कर दिया जाता है, बना दिया जाता है, टाइल्स वगैरह लग जाते हैं मंदिरों में, सब कुछ। वहाँ बहुत से ऐसे मंदिर है जो कोई आपको गूगल मैप पे भी नहीं मिलेंगे, उसे आपको लोकल विजिट करना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा। वो जैसे टूटा फूटा है ना, वो वैसा ही है। तो वहाँ पे जाओगे तो आपको फील आएगा कि बहुत पुराना है, बहुत कुछ है। तो हम यहाँ पे रह के, हम ऐसे जगह पे बसे बिहार में, यहाँ से हम वैष्णो देवी, केदारनाथ, अमरनाथ, ये सब प्लान करते हैं। हम साउथ कभी प्लान ही नहीं कर पाते, हमारे लिस्ट में नहीं होता है। लेकिन मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मौका निकालो और एक बार साउथ के टेम्पल में घूमने जरूर जाओ, जरूर से जरूर जाओ। तो अध्यात्म से आप बचपन से ही जुड़े हैं या फिर बाद में एक ऐसा फेज आया कि नहीं, सब कुछ छोड़कर जो है कि ये चीज़ें जरूरी है जीवन में? भगवान से मैं बचपन से जुड़ा हूँ, लेकिन पहले सिर्फ जुड़ा था। भगवान मंदिर नहीं जाना है, ये नहीं जाना है, बस जुड़ा था कि हाँ भगवान में मानता हूँ, कहने को आस्तिक था, मतलब पूजा नहीं करना है, पूजा नहीं करता था, इन सब में बिलीव नहीं था वगैरह। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि पढ़ना है तो मैं बाराती के बीच में बैठ के नहीं पढ़ सकता हूँ, उसके लिए स्कूल जाना पड़ेगा। पढ़ने वाले बच्चे घर पे रह के पढ़ लेंगे, ठीक है, लेकिन स्कूल से बेस्ट प्लेस कुछ नहीं है। तो अगर शांति चाहिए, फील करना है भगवान को, तो उसके लिए मंदिर तो जाना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था कि आज के जो यूथ हैं वो सोशल मीडिया पर हो या फिर निजी लाइफ में भी हो, बहुत रिलीजियस शो करते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है उनको किसी चीज़ का, लेकिन शो ऑफ करके या फिर देखा देखी करके वो चीज़ें करते हैं और पता नहीं होता ज़्यादा कुछ। और कहीं पे कोई चीज़ जो है कि अगर कोई पूछ दे तो फिर पता नहीं चलता कि उनको क्या बोलना चाहिए या फिर है पता है या नहीं है। तो ऐसे लोगों पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे बस इतना पता है कि जिन्हें जिस चीज़ का ज्ञान नहीं है वो बातें नहीं करनी चाहिए। आप भगवान की पूजा करते हो, जरूरी नहीं है कि दुनिया में कहते हैं कि 33 कोटि के देवी देवता है तो सबके बारे में आपको ज्ञान हो ही तभी आप पूजा कर सकते हो। आप पूजा कर सकते हो, आप भागवत गीता नहीं पढ़े हो फिर भी पूजा कर सकते हो। पूजा करने के लिए कोई रोक नहीं है। जो लोग भगवान से कैसे भी आप कनेक्ट, कैसे भी कनेक्ट है भगवान से, जरूरी नहीं कि मूर्ति के थ्रू, आप आसमान में देख के कनेक्ट हो सकते हो, सामने बात कर सकते हो, आईने में देख के बात कर सकते हो। भगवान हमारे अंदर ही है, अंदर से ही बातें होती है और रिप्लाई भी अंदर से ही आता है। तो जिस चीज का ज्ञान नहीं है हमें ये शो ऑफ नहीं करना चाहिए कि हमें इस बात का ज्ञान है, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं।
इसका मतलब ये हो जाता है कि हम अपने धर्म का खुद ही मजाक बना रहे हैं। हमें जिस चीज का ज्ञान नहीं है वो हमें नहीं करना है। हम भगवान में मानते हैं तो अपने अंतर मन से भगवान को पूजना है, भगवान की बातें करनी है। लोगों को ये नहीं दिखाना है कि मैं बहुत धार्मिक हूँ, मैं भगवान की पूजा करता हूँ। लोगों को नहीं बताना है, दिखावा ना करें। हमें बस उसे बताना है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ भगवान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हमें बस उसे बताना है, दुनिया को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आपका कोई स्पिरिचुअल गुरु है जिसको आप फॉलो करते हो? मेरे कोई गुरु नहीं है। मैं बस बचपन से हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा। और धीरे धीरे जब भागवत कथा में महादेव के बारे में जानने लगा तो हनुमान जी भी महादेव के ही रूप है, लेकिन महादेव की तरफ में धीरे धीरे ट्रांसफर होता चला गया। खुद कब कैसे मुझे नहीं पता चला। जैसे पहले किसी भी सिचुएशन में जय बजरंगबली, जय श्री राम किया करता था, अभी हर सिचुएशन में महादेव को याद करते रहता हूँ, क्योंकि महादेव से मांगने पर ना खुशी मिलता है, सुकून मिलता है। महादेव कभी आपको संपत्ति के लिए कभी कोई महादेव को नहीं पूछता है। अगर आप पूछते भी हो तो मुझे नहीं लगता है कि महादेव, वो खुद मतलब जंगल में वैरागी हैं, रहने वाले हैं। तो महादेव से मांगने पे आपको खुशी मिलता है। आप किसी और भगवान को पूजोगे, हो सकता है आपको धन संपत्ति मिल जाए, गाड़ियां मिल जाए, पैसे मिल जाए, लेकिन जरूरी नहीं कि खुशी मिले। भोलेनाथ को, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, लोगों का नहीं बता रहा हूँ, हो सकता हूँ मैं गलत हूँ। मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं महादेव को जब पूछता हूँ, महादेव से बातें करता हूँ, तो मेरे लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, मुझे 5 स्टार होटल में भी रहने आता है, जंगल के बीच मच्छरों में रहना हो मुझे उसमें भी रहना आता है। हर सिचुएशन में मुझे खुश रहना आता है, और ये मुझे लगता है ये महादेव की कृपा है। पहले आप मेरी जो रिसर्च टीम है उन्होंने बताया कि आप जो पहले नॉनवेज लवर थे और फिर आप जो है कि प्योर वेज पे शिफ्ट हो गए, ये कैसे तब्दील हुआ? पहले होता था कि घर पे आया, बना, स्मेल अच्छा लगा, खा लिया। धीरे धीरे बड़ा हुआ तो अभी तक कुछ सालों पहले तक होता था कि पापा ही जाते थे, पापा ही लाते थे, हम बस घर पे खाते थे। फिर पापा के साथ कभी मैं जाने लगा। 1 बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा। तो पहले देखा कि हाँ बना बनाया है, कट रहा है, मिल रहा है। फिर सामने में कटता हुआ दिखने लगा कि सामने में कैसा कटता है। तो एक बार जब मुर्गे की दुकान पे गया था ना, तो जब एक मुर्गा को वो ऐसे पकड़ते हैं तो बाकी मुर्गा, लोग कहते हैं उनमें दिमाग नहीं होता, बाकी मुर्गा जो होता है अपना जान बचाने के लिए पीछे की तरफ भागने लगता है। आंख जो होता है, बाकी जो मुर्गा रोड पे टहलता है उनकी आंखों में आप देखो कुछ अलग होता है। जो पिंजरे में बंद है, हाथ जब जाता है उसका आंख मतलब डर से, एकदम खौफ से वो रहता है। फिर वो जो खस्सी होता है जिसे लोग कहते हैं, वो जो काटते हैं होली में, खासकर जिसके ऊपर भीड़ लगता है पूरा, जैसे शॉपिंग मॉल में लोग चले गए, सामने में काटा जाता है, चिल्लाता है, और कटने के बाद भी जो कुछ मिनट तक वो तड़पते रहते हैं। तो इन सब के बाद ना बहुत अजीब सा हो गया। और अब हमारी लाइफ में जो एक बाबा आए हैं, प्रेमानंद बाबा जी महाराज, उनके आने के बाद से, पहले होता था कि हाँ छोड़ दिया तो मैं भी लाइफ में कभी पकड़ भी लूंगा, कभी खाने भी लगूंगा, मैं भी, हो सकता है टेस्ट की वजह से मैं भी इंसान हूँ, कहीं भटक जाऊंगा। लेकिन बाबा के आने के बाद मुझे नहीं लगता है कि जिसने एक बार छोड़ दिया या जो सही राह पे चल चुका है वो फिर दोबारा भटक सकता है। तो अब जो मेरे लाइफ में जो भी परिवर्तन होता है उसमें मेरे प्रेमानंद बाबा जी का बहुत ही बड़ा हाथ है। उन्हें मैं पर्सनली नहीं जानता हूँ, मिल भी नहीं पाता हूँ, और इच्छा भी नहीं होती है कि मैं जाकर मिलूं, उनके पास बैठूं। तभी मैं यहीं से मोबाइल में देखकर, जैसे होता है ना, आप जैसी वीडियोस देखोगे आपके इंस्टाग्राम पर आएंगे, मैं अपना वो सर्च बार में जाता हूँ, प्रेमानंद बाबा आते हैं, उनको खोलता हूँ, जो भी वीडियोस आती है देखता हूँ, यहीं से नमन करता हूँ, यहीं से प्रणाम करता हूँ, लगता है बाबा से बातें कर रहा हूँ, खुश रहता हूँ। और उनसे गुरु अगर कह सकते हैं तो गुरु बनाना होता है, मिल के बनते हैं, बहुत सारी प्रक्रिया होती है। मैं अपने अंदर से अभी मैं उन्हें गुरु मानता हूँ। अभी बहुत सारे यूथ जो है वो इस इन्फ्लुएंसर के राह पर चलना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, या बहुत सारे जो न्यू बर्ड्स हैं जो इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, उनके लिए क्या खास मैसेज रहेगा कि आप क्या करें क्या ना करें? मेरे मैसेज देने का किसी पे कोई असर तो होगा नहीं, फिर भी आपके फिर बहुत भी सारे चाहने वाले हैं। फिर भी अगर आप कर सकते हो तो ऐसा कुछ करो कि 5 साल की बच्ची से लेकर 5 साल के बच्चे से लेकर 55 साल के, 60 साल के, 70 साल के बूढ़े तक आपके फैन हो, प्लस जो अशिक्षित लोग हैं उनसे लेकर शिक्षित लोग हो वो भी आपके फैन हो। ये नहीं कि आपको देखने वाले सिर्फ अशिक्षित लोग हैं जिन्हें, या फिर सिर्फ ऐसे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं तो ऐसे लोग हैं जिन्हें डबल मीनिंग देखना पसंद है, सिर्फ वो लिमिट नहीं हो। क्योंकि अगर आप फैमिली वाली वीडियो बनाते हो, साफ सुथरा कंटेंट बना रहे हो, फैमिली वाली बना रहे हो, माँ पे बना रहे हो, वाइफ पे बना रहे हो, गर्लफ्रेंड पे बना रहे हो, पिता पे बना रहे हो,
उसमें आपको अनएजुकेटेड लोग भी फॉलो करेंगे, एजुकेटेड भी फॉलो करेंगे, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले भी फॉलो करेंगे, सरकारी जॉब वाले भी फॉलो करेंगे। मेरे जो भी फॉलोअर्स है उसमें आपको मैं बता दूं, पुलिस ऑफिसर भी है, आर्मी भी है, सरकारी दफ्तर के लोग भी हैं, बच्ची भी है, जो कि छोटी छोटी बच्चियां सड़क पे मिलती है, उनकी मम्मियां मिलती है, बच्ची फैन है, बच्ची की मम्मी फैन है। तो मैं तो बस यही कहूंगा कि भैया आप कंटेंट ऐसा बनाओ कि एक एज से लेकर पूरे अंत एज जो होता है वहां तक के लोग आपके फॉलोअर्स हो, आपके चाहने वाले हो, और ऐसा हो कि लोग अपने बच्चे को बता सके आपके बारे में। ये नहीं कि कान में हेडफोन लगाया आपकी वीडियोस देख रहे हैं, अपने बच्चे को बता सके और दिखा सके कि ये देखो, सीखो इससे कुछ, ये ऐसे बोल रहा है माँ के बारे में, ये ऐसे कर रहा है, लोग ऐसे बता सके। लाइफ में कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ इंटरेस्टिंग जो लोगों को नहीं पता है और मुझे लगता है कि पता होनी चाहिए? ऐसा कोई इंसिडेंस नहीं है मेरा, जो भी लाइफ में हुआ वो रियल लाइफ का है। एक इंसिडेंस हुआ था जो अभी भी बहुत लोगों को नहीं पता है, कि मैं 3-4 दिन तक अहियापुर थाने में था। अच्छा। और मेरी लव स्टोरी वहीं से शुरू हो गई थी, क्योंकि नई नई हमारी बात हुई थी, वो गर्लफ्रेंड बनी थी हमारी। तो भैया हमारे थोड़े हीरो टाइप थे उस टाइम भी। तो एक होता है ना, किसी के साथ में घूमने से पुलिस आपको टारगेट कर रही थी कि तुम उसके साथ घूम रहे थे तो तुम्हारा कुछ होगा। तो भैया को की वजह हाँ, से। तो भैया को ढूंढने आई थी पुलिस, भैया थे नहीं, तो वो बोले पापा को लेकर जाएंगे। मैंने सीधा बोला पापा नहीं जाएंगे, मैं चल रहा हूँ आपके साथ। अच्छा। मैं गया, तो भैया को ढूंढ रहे थे 3-4 दिन तक। तो उस टाइम हमारे यहाँ एसएसपी थे मनोज सर, उनके साथ भी मेरी वीडियोस बनी थी उस टाइम। अच्छा। उनके साथ वीडियोस बनी थी। तो मेरा डांस क्लास चला करता था, तो मेरी जो वो गर्लफ्रेंड थी उस टाइम, मेरी वाइफ, तो वो डांस क्लास से 30-40 स्टूडेंट्स उनको बुलाए, लेकर सीधे आ गए अय्यापुर थाने पे और बोले कि वो अगर क्रिमिनल है तो हम लोग भी क्रिमिनल है, बताइए क्या जुर्म है उनका, ये वो। तो यहाँ से कॉल गया उनके पास, एसएसपी सर के पास, तो उनको वीडियो दिखाया गया मेरा। तो वो उन्होंने यहाँ पे कॉल किया, अरे ये तो ये विक्की है, इसको मैं जानता हूँ वगैरह वगैरह करके। सुबह में वो आई स्टूडेंट लेकर, शाम में यहाँ मुझे छोड़ दिया गया। तो उस दिन तक हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, हमारा ये शादी वाला डिसीजन नहीं हुआ था कि शादी करनी है। लेकिन उस दिन मेरे घर वालों ने डिसीजन कर लिया कि हमारे घर की बहू यही बनेगी। तो ये इंसिडेंट्स लोगों को पता चलना चाहिए कि मुझसे पहले मेरे घर वालों ने ही उन्हें सेलेक्ट कर लिया था कि हमारे घर में यही आएगी। जब भोजपुरी हमारी जो है कि पहचान है बिहार की और शान भी है, बहुत सारी बदनामी भोजपुरी झेल चुका है, लेकिन अब बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो भोजपुरी को तरजीह देते हैं और बहुत लोग मेहनत भी कर रहे हैं कि उसको साफ़ सुथरा बनाया जाए। आपके तरफ से कोई कोशिश रहेगी कि भोजपुरी को स्वच्छ बनाया जाए? सर सही और गलत हर इंडस्ट्री में है, हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, हर बदनाम जगह लेकिन ज़्यादा भोजपुरी है। बदनाम भोजपुरी को करते हैं लोग, बहुत करते हैं, टारगेट करते हैं। बॉलीवुड में ऐसे ऐसे गाने हैं जिसका डबल मीनिंग ऐसा ऐसा निकल जाएगा जो आप सुन नहीं सकते हो। बहुत से गाने हैं भोजपुरी को टारगेट करते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि मैं टारगेट क्यों कर रहा हूँ, मैं टारगेट क्यों कर रहा हूँ? अगर वही बात मैं बता रहा हूँ, 2 बोतल अगर पड़ा है शराब का और दूध का, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ पे शराब का बोतल रखा है? मुझे दूध पीना, मैं दूध उठाऊंगा पीऊंगा। मुझे अच्छी चीजें देखनी है, मैं अच्छी चीजों को फॉलो करूंगा। अच्छी भोजपुरी गाने, बहुत से अच्छे गाने हैं। अभी हाल फिलहाल में एक गाना बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, कौन सा है कि पिपरा के भूत, मतलब सॉफ्ट लाइन है उसमें, तोहर प्यार है कि पिपरा के भूत उतारत नहीं के। तो प्यारा सा लाइन है जो कि अपने गर्लफ्रेंड के लिए गाया जा रहा है या फिर वाइफ के लिए गाया जा रहा है। तो बहुत से गाने, डिपेंड करता है कि आप सुनना नहीं चाहते हो। जो डबल मीनिंग वाले गाने आते हैं वो बिलियन में चले जा रहे हैं। जो अच्छे सॉफ्ट वीडियो आ रहे हैं, प्यार भरी वीडियोस आ रही है, वो 1 मिलियन 2 मिलियन पे अटक जा रही है। तो बनाने वालों का क्या दोष है? वो भी आगे जाकर राह भटक जाएंगे कि नहीं भाई ऐसी वीडियोस पे व्यू नहीं आएंगे, हमें भी ये करना होगा। उन्हें भी पैसा चाहिए, नेम चाहिए, फेम चाहिए। डिपेंड हम पे करता है कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या सुनना है। हम सुनना बंद कर देंगे, हम देखना बंद कर देंगे, वो डूबेंगे, उन्हें लॉस होगा, वो बनाना बंद कर देंगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं। एक दिलचस्प, अभी मुझे ख्याल आया, दिलचस्प क्वेश्चन है ये कि विकी जॉन थोड़ा अलग नाम है भारतीय संस्कृति से, ये कहाँ से आया या यही आपका ओरिजिनल नेम है? नहीं, मेरा विकी मेरी मासी ने मुझे नाम दिया था, विकास मेरा वो सर्टिफिकेट पे नाम है। और जॉन कोई टाइटल नहीं है जो लोगों को लगे कि मैंने किसी और धर्म का या फिर टाइटल लगाया। बचपन में मैं WWE बहुत देखा करता था, तो उसमें शुरू से मेरा फेवरेट था जॉन सीना। अच्छा, जॉन। तो बस वही उसी जॉन का जॉन मैंने अपने नाम में ऐड किया था, विकी जॉन। ये भी लोगों को पता चलना चाहिए था, पता चल गया। तो वो विकी जॉन जैसे बोलते थे ना बचपन में, तो मैं बोलता था कमिंग विकी एंड जॉन ऐसा करके। तो उसी टाइम से विकी जॉन मुझे बोलने में, सुनने में, दोनों में अच्छा लगने लगा।
तो वही विक्की जॉन, जैसे एक टाइटल होता है ना प्रशांत किशोर, तो जरूरी नहीं है कि किशोर टाइटल ही है, प्रभात रंजन दोनों नाम ही है, तो ऐसे ही दोनों नाम ही है और ये मेरा आपने खुद से स्टेज उठाया नेम है। आपने बनाया। बस। चलिए, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में जानने को मिली। तो अब ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और लोगों को इन्फ्लुएंस करते रहिए, साफ सुथरी और स्वच्छ चीज़ें बनाते रहिए और लोगों को प्यार देते रहिए, आपको लोग प्यार देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। धन्यवाद।